1 मिनट प्रेडिक्शन कैसे काम करती है और ये क्या है? 1 मिनट प्रेडिक्शन एक टेक्निक है, सारा इनपुट ले लेके उसको समराइज करना और एक बहुत ही इजी फॉर्मेट में किसी को प्रेडिक्ट कर देना। शनि तीसरे हाउस में बैठा हुआ है, आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी आपको प्रेडिक्शन देना एक आर्ट है और इसमें आपको डिवाइन सपोर्ट भी लगती है। जो ये कहता है कि सिर्फ ईस्ट फेसिंग मकान अच्छे होते हैं, वो गलत कहता है। आपकी जिन्हें वास्तु वगैरह इन सब का ज्ञान नहीं है लेकिन वो चाहते हैं अपने जगह को चेक करना, तो वो क्या क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी में जब एंटर कर रहे हैं उस समय में आप चेक कीजिए आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है कि राइट नॉस्ट्रल चल रही है। तो जिस समय में आप बाहर आएंगे उस समय में भी आप हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आप लोगों का वेलकम करती हूँ। तो आज जो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं उनका नाम तो सब आप जानते ही होंगे, एस्ट्रो राजीव जी। बेसिकली इन्होंने अराउंड 18 मोडालिटीज़ पे सिखाते आए हैं एंड कितने सारी मोडालिटीज़ पे काम कर रहे हैं एंड इनका जो ये 1 मिनट प्रेडिक्शन है दैट इज़ टोटली फिनोमिनल। तो आज जानते हैं इन्हीं कुछ के बारे में। तो सर वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बेसिकली इतनी सारी मोडालिटीज़ में काम करना दैट इज़ टोटली डिफरेंट और डिफ़िकल्ट भी है एक साथ में। तो आप इस जर्नी में कैसे आए? लाइक एक कहावत है कि ऑकल्ट आपको चुनता है, आप ऑकल्ट को नहीं चुनते। तो कुछ ऐसा है या फिर कोई जिसे कहते हैं हादसा हुआ आपके साथ? इस लाइन में जब भी कोई आता है हादसे के बाद ही आता है। अच्छा। बिना हादसे के अपनी खुशी से ऑकल्ट में कोई नहीं आता। जो ये कहता है कि मुझे शौक था और मैं आ गया, वो सही नहीं बोल रहा। अच्छा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपके ज़िंदगी में कोई ना कोई हादसा होगा, कोई ना कोई सिचुएशन बनेगी, उस सिचुएशन से निकलने के लिए आप रास्ते ढूंढोगे, ढूंढते ढूंढते आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। ओके। ये हर एस्ट्रोलॉजर की, हर ऑकल्ट प्रैक्टिशनर की कहानी है। कोई कुछ भी कहे, जब तक कोई मुसीबत नहीं आती आप ऑकल्ट में नहीं आते। अच्छा, तो आपकी क्या कहानी रही है सर? मेरी कहानी यही रही है कि कॉलेज से निकलने के बाद हर एक को अपना कोई ना कोई काम चाहिए होता है। एग्जैक्टली। मुझे किसी ने काम दिया नहीं। अच्छा। पहले 10 महीने मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार नौकरी करी है। उसके बाद से मुझे किसी ने अपनी नौकरी के लायक समझा नहीं। बहुत सारे काम किए। आप जो अभी बात कर रहे थे मोडालिटीज़ की, ये वो मोडालिटीज़ हैं जो ज्योतिष की या ऑकल्ट की मोडालिटीज़ हैं जी। लेकिन ज़िंदगी में और बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं जो ज़िंदगी आपको सिखाती है, अच्छा। धक्के खिलाती है। बिल्कुल सही बात। तो ये वो जो धक्के हैं वो 18 से कई ज़्यादा हैं। उनसे निकलने के लिए रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं खुद इस फील्ड में आ गया। अच्छा। और कारण सिर्फ एक ही रहा कि मैं जब भी जाता था किसी से कुछ पूछने के लिए कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कब नौकरी लगेगी, पैसा कैसे आएगा, तो मुझे हमेशा गोलमोल से जवाब मिलते थे, जैसा कि आमतौर से एस्ट्रोलॉजी में होता है। सबको मिलते हैं सर। सबको मिलते हैं। तो वो मेरी एक प्रॉब्लम की तरह मुझे हमेशा खड़ी दिखाई दी। मैं जिससे भी पूछूं तो वो मेरे को ज्योतिषीय भाषा में जवाब देता है। अच्छा। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे ना, आप पूछोगे जी मेरे साथ ये कब होगा, कुछ भी जो भी पूछना है आपने, तो पंडित जी आपको बताएंगे जी आपका शनि वक्र दृष्टि से सप्तम भाव को ऐसे करके देख रहा है, ये इस पे भारी है, वो उस पे भारी है। मैं कहता था मेरी भाषा में बात करो, सही बात है, जो मुझे समझ में आए। अब मैं आपको ही बोलूं, आपका ज्योतिष सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको ही बोलूं जी आपका जो जुपिटर है वो वक्र दृष्टि से मंगल को देख रहा है, आपको इसमें क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं। तो फिर ऐसी भाषा क्यों बोलनी जो सामने वाले को समझ में नहीं आती? सही बात। तो मेरा पहला जो इशू रहा, जो पहली प्रॉब्लम मैंने फेस करी वो ये करी, हर कोई मुझे ज्योतिष सिखाने पे चल जाता था, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं बताता था, मैं क्या करूं मुझे वो नहीं बताता था। तो मैंने जब अपनी कंसल्टेशन शुरू करी, जब भी मैं आया इस फील्ड में, तो मैंने एक कसम खाई कि मैं जो सामने वाला पूछ रहा है उसी को आंसर करूँगा, उसके साथ ज्योतिष को डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वो उसे नहीं आता, या उसको जो आता है और जो मुझे आता है उसमें अंतर बहुत है ना। नॉलेज सबकी अपनी अपनी, ज्ञान सबका अलग अलग।
और उससे भी बड़ी बात है, ज्योतिष में बहुत सारी अलग अलग, ज्योतिष के अंदर ही बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं। जी। ज्योतिष भी एक चीज़ नहीं है कोई। जैसे ज्योतिष में आप अगर देखो तो सबसे पहले तो लोग जो सीखते हैं वो वैदिक सीखते हैं, ठीक है। सबको पता है कि अगर ज्योतिष है तो मतलब उसका वैदिक ही है। लेकिन ज्योतिष में वैदिक के बाद और भी बहुत सारी विधाएं हैं, जी। जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी हो गई, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हो गई, ठीक है, जेमिनी पद्धति हो गई, और बहुत सारी हैं। उनमें से एक है भृगुनंदी नाड़ी, जी। जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। मैंने केपी भी कई साल पढ़ाई है, वैदिक से मेरी शुरुआत हुई, लेकिन मुझे आखिरी में आके जो सबसे आसान लगी वो लगी भृगुनंदी नाड़ी। सही होता क्या है? भृगुनंदी नाड़ी भृगु ऋषि और नंदी ऋषि का एक मिला जुला जो है वो उनका नॉलेज है, उसको मर्ज करके एक हमने डेवलप करी है। ये आरजी राव सर ने उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, उस पर काम बहुत ज़्यादा किया। वो पॉपुलरली नोन है भृगुनंदी नाड़ी के नाम से। अच्छा। है ये भी ज्योतिष की विधाएं। ज्योतिष की जितनी भी विधाएं हो, चाहे वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी हो, या कोई भी हो, सब में देखते तो आप ग्रही हो, नक्षत्र ही देखते हो। सही बात है। उसमें देखने का तरीका सब में अलग अलग होता है। अच्छा। देखनी तो आपने एक ही चीज़ है। मान लीजिए किसी ने पूछा शादी कब होगी, तो शादी किसी भी विधा से देखो, अगर 25 साल में हो रही है तो वो 25 में ही होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक विधा बताएगी 22 में होगी, दूसरी बताएगी 26 में होगी। तो ये अलग अलग विधाएं हैं, देखने का तरीका अलग अलग है। मुझे जो पर्सनली लगता है भृगुनंदी नाड़ी वो बहुत आसान है, और मैं अपनी क्लास में हर एक को बोलता भी हूँ कि आप जिस विद्या को सीख रहे हो ये दुनिया की सबसे आसान विद्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि है आसान, बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं। जैसे वैदिक है, तो वैदिक में क्या होता है, जब आप पत्री देखते हैं तो आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। जैसे सबसे पहले आप D1 चार्ट देखोगे, D1 चार्ट के बाद आप फिर D9 देखोगे, D9 के बाद फिर D12 देखोगे, फिर D30 देखना पड़ सकता है, फिर D60 देखना पड़ सकता है, फिर और ये भी देखना पड़ेगा, वो भी देखना पड़ेगा, ऐसे भी देखना पड़ेगा, वैसे भी देखना पड़ेगा। सही बात। तो जैसे जैसे आप उसमें इन्वॉल्व ज़्यादा होते जाते हो, वैसे वैसे आपकी प्रिडिक्शन वीक होती जाती है। अच्छा। ज़्यादा सोचने वाला प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। सही बात। ज्योतिष में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है गणित और एक होता है फलित। अच्छा। दोनों में बहुत फ़र्क है। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि जिसको गणित अच्छी आती है वो फलित नहीं कर सकता, जिसको फलित अच्छी आती है वो गणित नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? ये एक सिस्टम है। अच्छा। गणित जो है वो एक अलग प्लैनेट से आती है, मरकरी से आती है, और जो फलित है वो वीनस से आता है। जी। जिसको गणित आती है उसका वीनस काम नहीं करेगा, उसको फलित नहीं आएगी। अच्छा। ठीक है। जिसका फलित बहुत अच्छा है, उसका वीनस काम कर रहा है, तो उसका हो सकता है गणित इतना अच्छा नहीं हो। तो मैं इसको इस तरीके से बोलता हूँ, प्रिडिक्शन देना एक आर्ट है, सही बात है। और इसमें आपको डिवाइन सपोर्ट भी लगती है। बिना डिवाइन सपोर्ट के आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। सही बात है सर। और डिवाइन जो सपोर्ट है वो वीनस के साथ ज़्यादा है प्रिडिक्शन के मामले में। अच्छा। क्योंकि वीनस को, आपने स्टोरी सुनी होगी एक, कि वीनस का जो है एक आँख नहीं है, वो एक आँख उनकी नहीं है, वो किसी लोटे में बंद हो गए थे, तीला मारा था, उनकी आँख में लग गया था, ऐसी कोई कहानी है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। जी। तो वीनस को एक आँख है, वीनस को 2 आँख नहीं है। मरकरी जहाँ एक देखनी चीज़ होती है वहाँ पे भी 2 ही देखता है। मरकरी को ये दुविधा है, ठीक है। मरकरी को एक चीज़ नहीं दिखती, वो हमेशा 2 देखता है। ठीक है। वीनस की प्रॉब्लम है, वो एक ही देखता है। अब ये प्रॉब्लम नहीं है, ये उसके लिए वरदान साबित हो गई। अब आप देखो, जैसे आर्चर्स देखे होंगे आपने, जो निशाना लगाते जी हैं बिल्कुल। ओलंपिक में और इधर उधर, आर्चरी जो एक प्रोफेशन है, आप उसमें देखो, आप जितने भी आर्चर हैं, जब भी निशाना लगाते एक आंख बंद हो जाती है कि नहीं हो जाती? बिल्कुल हो जाती है। दोनों आंख खोल के निशाना क्यों नहीं लगा सकते? नहीं लग पाता। पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली। बुध 2 आंखें हैं, वो निशाना नहीं लगा सकता, तो उसको एक बात कहनी आएगी नहीं। वो हमेशा प्रिडिक्शन कैसी करेगा कि ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। अब मैंने आप मेरे पास आए, मैंने आपने मेरे से पूछा कि जी ये बताइए मेरी शादी कब होगी।
तो मैं बोलूँगा जी 2025 में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसमें आपको क्या मिला? ये तो आपको भी पता है कि या तो शादी होगी या नहीं या होगी। तो नहीं होगी। सही बात। तो इसमें प्रिडिक्शन कहाँ है ना? प्रिडिक्शन का मतलब है कि आप प्रिडिक्ट करो कि ये शादी इस साल में हो जाएगी। सही बात है। ठीक है, तो वो जो एक बात करना है वो वीनस को आता है, अच्छा, उसे निशाना साफ दिखता है क्या बोलना है। सही बात। ठीक है, क्योंकि उसकी एक आंख बंद है। आपने ये कहानियों में सुना होगा एक आंख बंद है। एक आंख बंद का लॉजिक समझ में आया? कि फोकस्ड है वो। फोकस्ड है, उसको पिन पॉइंट पता है कहाँ पे हिट करना है, जिसको हम बोलते हैं बुलसाई, है ना? तो वीनस को वो बुलसाई दिखती है, मरकरी को नहीं दिखती। मरकरी सबसे कंफ्यूज प्लैनेट है आपके चार्ट में। अच्छा, मरकरी से ज़्यादा कंफ्यूज कोई प्लैनेट नहीं है। कैसे? हम लोग ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो मरकरी से देखते हैं। अच्छा, ठीक है, ज्योतिष में ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उसको मरकरी से देखा जाता है। आप किसी ट्रांसजेंडर से पूछो कि तुम मेल हो कि फीमेल हो, उसको डाउट होगा। सही बात है। उसको बेचारे को खुद नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है। तो क्या ये स्टेट है? कन्फ्यूजन की स्टेट है। तो मरकरी का मतलब ही कन्फ्यूजन है। तो मरकरी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो मैथ्स बहुत अच्छी लगा सकता है क्योंकि उसके पास लॉजिकल ब्रेन है। वो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर सकता है क्योंकि मरकरी के पास एक्सप्लेनेशन की ताकत बहुत है। वो हर चीज़ को जस्टिफाई कर सकता है लॉजिक ब्रेन से क्योंकि उसके पास लॉजिक ब्रेन है। ओके, ठीक है, लेकिन जो प्रिडिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ वीनस से आएगी। ठीक है, तो ज्योतिष में जितनी सारी विधाएं हैं हर एक में अलग अलग एक्सपर्ट लोग हैं। एग्जैक्टली। कोई कीपी में एक्सपर्ट है, कोई नाड़ी में एक्सपर्ट है, कोई वैदिक में एक्सपर्ट है, कोई बीएनएन में एक्सपर्ट है। तो ये भी डिसाइड आपके चार्ट से ही होता है कि आपका कौन सा प्लैनेट कितना पावरफुल है, उसका आपके चार्ट में क्या रोल है। आपको उसी तरह के ज्योतिष में टेस्ट आएगा, तो आप वैसी मोडालिटी को अडॉप्ट करो। तो सर, ये जो आपकी एक 1 मिनट प्रिडिक्शन है, तो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखती हूँ कि ये कैसे काम करती है और ये क्या है। थोड़ा सा आप प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करिए। 1 मिनट प्रिडिक्शन एक टेक्निक है जो मैंने बहुत मेहनत करके डेवलप करी है। अच्छा, सारा इनपुट ले लेके उसको समराइज करना और एक बहुत ही इजी फॉर्मेट में किसी को प्रिडिक्ट कर देना। अच्छा, ठीक है, इसको कहते हैं हम 1 मिनट प्रिडिक्शन। ठीक है। मैं कहता 1 मिनट प्रिडिक्शन हूँ, लेकिन मेरी क्लास के जितने बच्चे हैं आप उनसे पूछिए कि प्रिडिक्शन करने में कितना समय लगता है, तो वो कई बार बोलते हैं 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। अच्छा, 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर प्रिडिक्शन होगी तो 1 ही मिनट में होगी। मेरी एक टैगलाइन है, मैं हमेशा बोलता हूँ पहले मिनट में प्रिडिक्शन, दूसरे मिनट में कैलकुलेशन और तीसरे मिनट में कन्फ्यूजन होती है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर 3 मिनट तक पत्री देखता है तो उसको प्रिडिक्शन तो पहले 1 मिनट में ही करनी चाहिए क्योंकि तब तक उसके साथ डिवाइन सपोर्ट होती है और उसका जो लॉजिकल ब्रेन है वो काम नहीं करता तब तक। ठीक है, जैसे ही आप थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में जाते हो आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो जाता है। अब आप कैलकुलेशन करने लगे कि यार यहाँ तो ये बैठा है, यहाँ तो ये बैठा है, यहाँ तो ये बैठा है। जी, ठीक है, तो आपकी 1 मिनट प्रिडिक्शन तो वहीं पे ख़त्म हो गई। सही। और अगर आपने फिर भी देख लिया थोड़ी देर और, तो अब आप सिर्फ कंफ्यूज हो गए और कुछ नहीं हो गए। मैंने 20-20 साल पुराने एस्ट्रोलॉजर से बात करी, जब उनके सामने कोई चार्ट आता है ना तो वो ये नहीं समझ पाते कि शुरुआत कहाँ से करें, देखे तो क्या देखें। सही बात। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको ही ठीक करने के लिए मैंने ये अपना एक शॉर्ट प्रेडिक्शन मेथड निकाला है जो क्लास में मैं पढ़ाता हूँ। अलग से इसका कोर्स भी है। जैसे मान लीजिए किसी का, जो लोग देख रहे हैं वो इसको समझ सकते हैं, अपने में मैच करा लीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी के शनि तीसरे हाउस में बैठा हुआ है। अच्छा, ठीक है, अब पत्री में शनि कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी का बैठा ही होगा। जी, सही बात है। अब इसमें मैं कह रहा हूँ आपको कि शनि तीसरे घर में बैठा है। अच्छा, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पे राशि कौन सी है, उसका नक्षत्र कौन सा है, उसकी डिग्री कौन सी है, क्या है क्या नहीं है, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे एक चीज़ पता है कि आपका शनि तीसरे घर में है। अच्छा, तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी आपको पैनिक सेलिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, प्रॉपर्टी बेचना विल बी अ टास्क फॉर यू। आप जब बेचोगे आपकी प्रॉपर्टी, मान लीजिए मार्केट वैल्यू उसकी 2 करोड़ की है, अगर शनि आपका तीसरे घर में बैठा है तो आपको वो प्रॉपर्टी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ में बेचनी पड़ेगी। अच्छा, आप कुछ भी कर लो। आपने इधर 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की बेची, जिसने खरीदी
वो 1 महीने के बाद उसको 2.5 करोड़ की बेच के निकल जाएगा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। जिन लोगों के चार्ट में शनि तीसरे घर में है वो देख सकते हैं, उनको हमेशा पैनिक सेलिंग ही करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी बेचना उनके लिए सुख नहीं देगा, वो हमेशा दुख देगा, तकलीफ देगा। एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी फॉर देम टू सेल द प्रॉपर्टी। उनको प्रॉपर्टी बेचने में भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि 2 करोड़ का वैल्यू है उसका और सामने वाला मुझे 1.25 ऑफर कर रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे तकलीफ होगी, ऑफ कोर्स। ठीक है ना। जी बिल्कुल। लेकिन अगर शनि तीसरे में बैठा है तो आपको ये मानना पड़ जाएगा, 99% केसेस में ये होगा ही होगा। ये 1 मिनट प्रेडिक्शन है, ठीक है। अब इसमें आपने कुछ नहीं देखा, ना नक्षत्र देखने, ना राशि देखनी, ना दशा देखनी, ना अंतरदशा देखनी, ये आपकी ज़िंदगी का थंब रूल है। ये है 1 मिनट प्रेडिक्शन। एक चार्ट में एक चीज़ देखी और प्रेडिक्शन कर दी। सर जैसे मैंने काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स को देखा भी है, इवन पर्सनली कंसल्ट भी किया है, तो वो ये कहते हैं कि जितना कुंडली को वो लोग देखते हैं उतना वो एक्यूरेट बता पाते हैं। तो आपका जो 1 मिनट प्रेडिक्शन है ये कैसे उस चीज़ को जस्टिफाई करता है? मैं यही कह रहा हूँ कि जितना आप ज़्यादा कुंडली को देखोगे उतना आप कंफ्यूज होते हो। आप कभी टेस्ट करके देख लीजिए, आप ज्योतिष नहीं हो, ठीक है, लेकिन आप किसी भी चैप्टर को जो इस तरह की चीज़ बताता हो कि जिसको देख के आपको सामने वाले को कुछ बताना है, आप उस चैप्टर को जितना पढ़ोगे, जितना अंदर तक जाने की समझने की कोशिश करोगे, आप उतना कंफ्यूज होगे। एग्जैक्टली। उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको। लोग ज्योतिष किताबों से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किताब कौन लिखता है? मरकरी वाला लिखता है। बुक राइटर्स जितने होते हैं वो मरकरी वाले होते हैं, ठीक है। अगर आपका मरकरी अच्छा नहीं है तो आप किताब नहीं लिख सकते। अब बुक राइटर को तो हमेशा कन्फ्यूजन ही होता है, लेफ्ट जाऊँ कि राइट जाऊँ, ठीक है। तो वो जब बुक में भी लिखता है तो भी वो इसी तरीके से लिखता है कि अगर आपका सन 3rd हाउस में बैठा है तो ऐसा 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 होगा और ऐसा 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 भी हो सकता है। अच्छा। दोनों तरफ की बात कर दी। इसीलिए जो लोग किताबी ज्योतिष सीखते वो उसमें देखते ही रहते हैं। अच्छा। वो ऐसे बोलते हैं, मैं अक्सर अपनी क्लास में बोलता हूँ, तुम्हारा शनि मंगल को देख रहा है, मंगल बुध से ग्रसित है, ठीक है, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, इसकी दृष्टि उस पर पड़ रही है, उसकी दृष्टि इस पर पड़ रही है, जो क्लाइंट सामने बैठा उसकी दृष्टि पंडित जी पे पड़ रही है, ऊपर प्रभु बैठे हैं उनकी दृष्टि दोनों पे पड़ रही है, वो दृष्टियाँ ही पड़ती रहती हैं। सही बात। प्रेडिक्शन तो है ही नहीं, प्रेडिक्शन गोलमोल हो जाती है। तो आपको सामने वाले को प्रेडिक्शन देनी है तो आप एक्यूरेट दो, इधर उधर की बात मत करो। मेरे से कोई पूछे जी शादी कब होगी, मैं उसको बोलूँ अगले साल तेरा बिजनेस चल पड़ेगा, कोई लॉजिक है इस बात का? बिल्कुल भी नहीं। तो जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ ना। और जो लोग इसको देख रहे हैं वीडियो को, वो कमेंट में बताएं कि ज़्यादातर लोग प्रेडिक्शन के समय में आपको इधर उधर की बातों करके घुमाते हैं या नहीं घुमाते हैं। आप कभी एस्ट्रोलॉजी के पास जाओ, वो आपको सीधा जवाब कभी नहीं देगा, बिल्कुल सही। हमेशा घुमा घुमा के गोल गोल जवाब देते हैं। क्यों देते हो भाई गोल गोल जवाब? ये बात तो है सर, मैं कितने लोगों के पास गई हूँ। इसीलिए लोगों का ना भरोसा हट जाता है। बिल्कुल सही। मैं अपनी कंसल्टेशंस में सामने वाले को जैसे ही वो ज्योतिष डिस्कस करने लगता है, मैं कहता हूँ अगर डिस्कस करना है तो क्लास में आइए, प्रेडिक्शन लेनी है तो यहाँ पर लीजिए। कंसल्टेशन में मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा, आप अपना सवाल पूछो, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। एक्यूरेसी, ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसमें प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी किसी की भी 70-80% से ज़्यादा नहीं आती। 100% प्रेडिक्शन दुनिया में किसी की ठीक नहीं आ सकती, सही बात। आ ही नहीं सकती। 20% तो गलती सबसे होगी, वो प्रेडिक्शन थोड़ी बहुत गलत तो होगी, ठीक है। लेकिन आप तो एक बात करो ना, सही बात है। उसके बाद तो फिर सामने वाले के कर्म है, वो कर्म ही नहीं करता। अब जैसे मैं आपको कहूँ कि जी अगले महीने आपके पास पैसा आएगा, ठीक है, आप घर बैठ जाओ कि सर ने बोल दिया अगले महीने पैसा तो आना ही है, अब मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, तो आप ऑफिस नहीं जाओगे तो पैसा आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मिलेगी सैलरी? नहीं मिलेगी ना। तो इसका मतलब है आपको कर्म करना पड़ेगा ना। तो कर्म करने से भाग्य बनता है, भाग्य पूछ लेने से भाग्य नहीं बनता। सही बात। ये चीज़ भी लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। आपने उसके अकॉर्डिंग कर्म नहीं किया तो प्रेडिक्शन हो भी गई तो भी रिजल्ट तो नहीं आने वाले ना, तो इसलिए वो वेरी कर जाता है। आजकल क्योंकि काफ़ी एस्ट्रोलॉजर है कि ये आप उपाय करो आप करोड़पति बन जाओगे, तो
ये बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करती हैं कि एक्चुअली काम तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो आपको कुछ पैसा मिलेगा। असल में क्या है, हर एक को पैसा कमाना है, सही बात। ठीक है। तो पैसा कमाने का लालच जो है ये दुनिया का सबसे पुराना लालच है। आप इस लालच को देके किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हो। सही बात। लोग बनने को तैयार बैठे हैं। अगर मैं किसी को कह दूं कि आप में कैलिबर ज़्यादा नहीं है, आप एक लिमिट से ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते, तो वो मेरी बात सुन के नाराज़ हो जाएगा। आप कौन मानेगा मेरे में कैलिबर नहीं है ना। लेकिन मैं उसी आदमी को कह दूं कि पीपल के पेड़ पे जाके रोज़ 1 घंटा उल्टा लटक जा है ना, और तू करोड़पति बन जाएगा। यकीन मानिए ऐसे ऐसे लोग हैं जो उल्टे भी लटक जाएंगे। बिल्कुल अटक देंगे सर। वो काम करने को तैयार नहीं, मेहनत करने को तैयार नहीं, सिर्फ रेमेडी पे ही तैयार है। उनको बस रेमेडी ही चाहिए। सिर्फ रेमेडी से नहीं होता, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। हमारा काम किस दिशा में आप काम करो वो बताना है। आपके लिए पैसे हम नहीं कमाएंगे, पैसे आप ही को कमाने पड़ेंगे, ठीक है ना। मैं एक बात अपनी क्लास में अक्सर बोलता हूँ कि देखो, भगवान कृष्ण खुद सामने खड़े हैं जी। अर्जुन पूछ रहा है कि मेरे को युद्ध नहीं करना, तो महाभारत में जो एपिसोड है भगवान कृष्ण और अर्जुन का, जी। तो कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि युद्ध कर, तेरा धर्म है, युद्ध कर, तेरा धर्म है। अर्जुन अपने सवालों पे हैं, लेकिन अर्जुन ने एक बार भी ये नहीं कहा भगवान जी कोई रेमेडी बता दो जिससे 5 गाँव दे दे। कभी आपने ये सुना? कभी नहीं। तो जब भगवान ने रेमेडी नहीं दी तो कोई पंडित आपको क्या रेमेडी देगा? सही। अगर ऐसा ही होता तो भगवान कृष्ण से ज़्यादा नॉलेजेबल तो कोई नहीं है। कोई भी नहीं। भगवान कृष्ण कोई अर्जुन को रेमेडी नहीं दे सकते थे? दे सकते थे कि भाई तू ऐसा कर, पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना शुरू कर दे, धागे वागे बांधना शुरू कर दे, दुर्योधन तेरे को 5 गांव दे देगा। आपने कभी सुना है ऐसा? कभी नहीं। तो ये तो भगवत गीता में कहा है, कर्म करो, रिजल्ट कर्म करने से मिलेंगे। लेकिन हमारा काम क्या है वहाँ पे? हमारा काम सिर्फ इतना है कि आप कौन सी दिशा में काम करो, हम आपको वो गाइड कर सकते हैं। काम आप ही ने करना है, पैसा आप ही ने कमाना है। जितनी करोगे मेहनत उतना पैसा आप कमाओगे। सही बात है। हाँ, अगर आपको मुझे बेवकूफ़ बनाना है तो मैं कह दूंगा कि आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में ये चीज़ रख दो, आपके पास पैसा ही पैसा होगा, है ना। तो ऐसे उपाय बेवकूफ़ बनाने के बहुत और जाते। ज्योतिष में आजकल ज़्यादातर लोग बेवकूफ़ी बना रहे हैं। जी। यही हो रहा है इस फील्ड में, और कुछ हो ही नहीं रहा ज़्यादा, है ना। तो ज्योतिष को लोगों ने मस्ती का, मस्खरी का सामान इन्हीं ज्योतिषियों ने बना दिया। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों से आप लोग दूर रहिए, मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, हमसे सिर्फ दिशा ज्ञान लीजिए कि हम किस दिशा में मेहनत करें तो हमारा काम हो। ज्योतिष को वो मत बनाइए जो ये है नहीं। आपको बेवकूफ़ बनाने का विज्ञान लोगों ने बना दिया, आपने खुद बनवाया उनसे। आप चाहते हो कि आपको कर्म ना करना पड़े, मेहनत नहीं करनी पड़े, आप नॉर्थ ईस्ट में ये रख दो, साउथ वेस्ट में वो रख दो, पेड़ के नीचे जाके जल चढ़ा दो, शनिदेव पे तेल चढ़ा दो, और आपका काम धंधा चल पड़े। काम धंधा काम करने से ही चलेगा। सही बात है। बस ये ध्यान रखना है लोगों को। सर, जैसे कि अभी आपने डायरेक्शन की बात करी, तो मुझे आप एक टॉपिक पे आपसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है जानने की। आपका एक कंसेप्ट है एस्ट्रो वास्तु, तो ये क्या है, कैसे काम करता है, तो प्लीज़ आप हमें ये बताइए। वास्तु कई तरह का है। एक है वैदिक वास्तु, एक है एस्ट्रो वास्तु, ठीक है। फिर इसके बाद एक और है भृगु वास्तु। ये 3 विधाएं तो मैं जानता हूँ। अच्छा। हैं और भी। तीनों में चीज़ें अलग अलग हैं। वैदिक वास्तु डिफ़ॉल्ट सिस्टम को बोलते हैं, ठीक है। हर सॉफ्टवेयर का एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम होता है। आप फ़ोन खरीद के आते हो, एंड्रॉयड का डिफ़ॉल्ट वर्जन आपको मिलता है। फिर आप उसमें ऐप वैप अपनी डाउनलोड करते हो, उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेते हो। हर फ़ोन में यही करते हो ना आप। एग्जैक्ट। तो वैसे ही जो बेसिक वास्तु है, वैदिक वास्तु, वो डिफ़ॉल्ट सिस्टम है, ठीक है। वो आपको बेसिक में मिलता ही मिलता है, आप उसमें कुछ चेंज ज़्यादा नहीं कर सकते। दूसरा आता है ऐप्स डाउनलोड करके उसको डेकोरेट करने का। जी। यहाँ पे आपको काम आती है वास्तु, और वहाँ पे भी आपको जो काम आएगी वो आएगी एस्ट्रो वास्तु। अच्छा। वास्तु क्या कहता है? वास्तु ये कहता है कि ईस्ट सबके लिए अच्छी है, ठीक है, साउथ वेस्ट सबके लिए ख़राब है, जी। नॉर्थ इनके लिए अच्छी है, उनके लिए अच्छी नहीं है, वेस्ट इसके लिए अच्छी है, उसके लिए अच्छी नहीं है। सबके लिए एक जैसा यूनिफॉर्म कोई कोड नहीं है। एग्जैक्टली। सारी दिशाएं भगवान ने अच्छी बनाई हैं। जो ये कहता है कि सिर्फ ईस्ट फेसिंग मकान अच्छे होते हैं, वो गलत कहता है। जो ये लोग ये कहते हैं कि वेस्ट फेसिंग मकान सबके लिए अच्छा होता है, वो भी गलत कहते हैं।
आपकी पत्री बताएगी कि आपको ईस्ट फेसिंग मकान सूट करता है या वेस्ट फेसिंग मकान सूट करता है। अच्छा। ये डिसीजन वहाँ से होगा, ठीक है। आपको मान लीजिए ईस्ट फेसिंग मकान आपने ले लिया, ठीक है। अब आप थोड़े दिनों में वहाँ पे परेशान होने लग गए। जी। क्यों होने लग गए? आपका घर तो ईस्ट फेसिंग है तो सब ठीक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपको वेस्ट फेसिंग मकान लेना चाहिए था, आपने ले लिया ईस्ट फेसिंग, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ और भी है यहाँ पे, जो लोग जानकार हैं वो ज़रूर ये कहेंगे कि अगर मेरे लिए वेस्ट फेसिंग मकान अच्छा है तो मैं ईस्ट में लूँगा क्यों? जब समय ख़राब होता है तो ऐसे ही होता है। आपका समय अच्छा ख़राब है, उसी से आपकी जो रिहाइश है जहाँ पे आप रहते हो या जो वहाँ का वास्तु है वो डिसाइड हो जाता है। जब आपका समय बहुत अच्छा आएगा तो नेचर आपको उस जगह पे लेके चला जाएगा जहाँ पे आपने खूब फलना फूलना है, अच्छा। जहाँ पे आपने अच्छा कमाना है, ठीक है। जब आपका समय खराब होगा तो आपका स्थान बदलेगा और आप ऐसी जगह पे चले जाओगे जहाँ पे आपका नुकसान अच्छे से हो सके। अच्छा। तो प्रकृति जो है वो आपको इस तरीके से फॉलो करती है, या आप प्रकृति को ऐसे फॉलो करते हो, आप ऐसे कह लीजिए, ठीक है। कोई भी दिशा बुरी नहीं होती, सारी दिशाओं के मकान अच्छे होते हैं। मुझे क्या सूट करता है ये मेरी पत्री बताएगी। लोग कहते हैं साउथ वेस्ट का मकान नहीं लेना चाहिए, मैं कहता हूँ साउथ वेस्ट का मकान सबसे अच्छा होता है। अच्छा। लेकिन किसके लिए होता है वो देखना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग जिस भी घर में रह रहे हैं, ऐसा मत समझिए कि आपका ये फेसिंग आपकी उल्टी ले ली, आपका वेस्ट फेसिंग मकान हो गया, हमें तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में जाना था। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में रहने वाले लोग बहुत शांति प्रिय होते हैं, वो अलग तरीके से अपना जीवन जीते हैं। बिजनेसमैन व्यापारी अलग तरीके से जीवन जीता है, ब्राह्मण एक जो है पूजा पाठी वो अलग तरीके से जीवन जीता है, ठीक है ना। तो जीने का लाइफस्टाइल दोनों का अलग अलग है, तो उनके घर की दिशाएं भी अलग अलग होगी। अगर आपका वेस्ट फेसिंग मकान है तो आप बहुत मेहनती होगे। आप अगर शनि प्रधान हो तो आपको वेस्ट फेसिंग मकान अच्छा रहेगा। अच्छा। इस तरीके से होता है। तो बिना पत्री के ही डिसाइड नहीं हो सकता कि आपको कौन सी फेसिंग में मकान लेना चाहिए। बाकी लोग है भाई जो पत्री में लिखा होगा, उसके अलावा आप कहीं और जा भी नहीं सकते। सही बात। आपकी पत्री में लिखा होता है, सब कुछ लिखा होता है कि आपके घर का नंबर क्या होगा, आपका मकान का नंबर क्या होगा, शहर के कौन से हिस्से में आप रहोगे। अच्छा। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, उसने 2 मकान लिए, एक ईस्ट दिल्ली में ले लिया, एक वेस्ट दिल्ली में ले लिया। ईस्ट दिल्ली में मकान जो था उसमें नुकसान हो गया, वेस्ट दिल्ली में जो मकान था उसमें फ़ायदा हो गया। जी। होता है ना ऐसे। आपने 2 बिजनेस ऑफिस खोले, एक ईस्ट दिल्ली में खोला, एक वेस्ट दिल्ली में खोला, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे। तो एक हिस्से में जो है वो बिज़नेस आपका बहुत बढ़िया चल रहा है और दूसरा ऑफिस जो है वो आपका ठप पड़ा है। वो क्यों? क्योंकि एक दिशा आपको सूट करती है, तो जो दिशा आपको सूट करती है उस दिशा में आपका ऑफिस चलेगा, और जिस दिशा में आपका ऑफिस नहीं चलना, अगर आप वहाँ खोलते हो तो वो ऑफिस आपका नहीं चलेगा। अच्छा। यहाँ तक कि बैंकों की ब्रांचेस भी इस पे बेस्ड होती हैं। आप बहुत सारे बैंक ऐसे देखोगे जहाँ कस्टमर नहीं है, चलते चलते ब्रांचेस में भी आपस में कंपटीशन होता है। वो भी देखा जाता है कि अगर ऐसा होगा तो बैंक में पैसा नहीं आएगा, ऐसा होगा तो घर में पैसा नहीं आएगा। ये सब आप देख सकते हो। ये सब देखने के लिए आपको एस्ट्रो वास्तु ही आना चाहिए, बिना उसके आप नहीं समझ सकते। सर, अब आपने इतनी सारी ज्ञान की बातें कर ली, अब आप हमारी ऑडियंसेस के लिए कुछ टिप्स बता दीजिए। लाइक जिन्हें वास्तु वगैरह इन सब का ज्ञान नहीं है लेकिन वो चाहते हैं अपने जगह को चेक करना, तो वो क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बहुत आसान सा एक तरीका बताता हूँ, और जो आपने सवाल पूछा, मैं एस्ट्रो वास्तु में तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु है ही स्पेसिफिक। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो तो जैसा आपका चार्ट है उसके हिसाब से ही मैं बता सकता हूँ। लेकिन एक और विद्या है जिसको हम बोलते हैं स्वर विज्ञान। अच्छा। स्वर विज्ञान के माध्यम से आप बहुत आसानी से जान सकते हो, समझ सकते हो कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, चाहे वो रेंट पे लेने जा रहे हो, चाहे वो अपने ख़रीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा रहे हो लेने के लिए, वो प्रॉपर्टी आपको सूट करेगी कि नहीं करेगी, ये आप स्वर विज्ञान से खुद ही चेक कर सकते हो। अच्छा। वो बहुत आसान तरीका है, वो आप कहो तो मैं वो बता देता हूँ। सर बिल्कुल। हमारी जो सांस लेने की टेक्निक है, हम लोग सभी सांस लेते हैं, है ना। हमारी नाक है, एक 2 होल होते हैं उसमें, एक लेफ्ट है एक राइट है। हमारा एक टाइम में एक ही सांस चलता है, एक ही तरफ का सांस चलता है।
या तो लेफ्ट सांस चल रही होगी या राइट की सांस चल रही होगी, ठीक है। आप एक सिंपल सा काम करिए, जिस समय में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, लेनी है, आप उस प्रॉपर्टी में जब एंटर कर रहे हैं, ठीक है, जब पहला स्टेप आपका अंदर जा रहा है, उस समय में आप चेक कीजिए आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है कि राइट नॉस्ट्रल चल रही है। अच्छा। उस प्रॉपर्टी में अंदर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आपने जो देखना है लगाइए आराम से, ठीक। और उसके बाद बाहर आएंगे आप। तो जिस समय में आप बाहर आएंगे उस समय में भी आपका वही स्वर चल रहा हो जिस स्वर में आपने एंट्री की थी, अच्छा, तो वो प्रॉपर्टी आपको सूट करेगी। दैट इज़ यूनिक। बहुत आसान है, कोई आपको टेक्निक नहीं यूज़ करनी, क्योंकि वास्तु के लिए आपको पत्री भी चाहिए, मैप भी चाहिए। और जब आप कोई घर वैसे ही देखने जाते हो, ब्रोकर आपको दिखा रहा है 4 घर 5 घर, आप हर घर का मैप तो नहीं मांग सकते, है ना। हर घर को वास्तु वाले को बुला बुला के कंसल्ट भी नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है वो। तो ये जो आपको मेथड बता रहा हूँ, ये द मोस्ट ईजी एंड प्रैक्टिकल वे है। ये बहुत जगहों पे काम आता है। मान लीजिए रिश्ते की बात भी हो रही है जी। जैसे लड़का देखने गए, लड़की देखने गए, कुछ भी ऐसा इवेंट है ना। मान लीजिए लड़की देखने गए, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में अभी भी है, लेकिन है, ठीक है। तो जब आप लड़की के घर एंटर कर रहे हो उस समय में आपकी जो ब्रीथ चल रही थी, जब आप उस घर से बाहर निकल रहे हो, सारा डिस्कशन वगैरह सब कुछ हो गया और अब आप जा रहे हो बाहर, बाय बाय कर रहे हो, उस समय में आपकी जो ब्रीथ चल रही है, अगर वो ब्रीथ सेम है तो ये रिश्ता अच्छा है, कर लीजिए, करके देखना सर। और अगर नहीं है तो अच्छा नहीं है। अब इसमें एक बार मेरे से किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि मम्मी पापा दोनों गए देखने के लिए, अच्छा। ठीक है, तो पापा तो लेफ्ट ब्रीथ में गए, लेफ्ट ब्रीथ में बाहर आए, और मम्मी गई थी लेफ्ट ब्रीथ में, बाहर आई तो राइट ब्रीथ हो गई। अब बताओ क्या करें। तो रिश्ता पापा के लिए अच्छा है, मम्मी के लिए अच्छा नहीं है। मम्मी से झगड़ा होगा, पापा से नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीके हैं। स्वर विज्ञान तो खैर मैजिक है, जिसको सीखना हो बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ में, आपको अपना लाइफ अच्छा करने के लिए वो तो बहुत ज़रूरी है सीखना। तो ये स्वर में आपका बहुत अच्छा रिप्लाई जो है एस्ट्रो वास्तु वाले आपके सवाल का बनता है। जी। एंड सर, इस स्वर विज्ञान के बारे में हमें और भी कुछ जानना है, तो हम इसके बारे में एक पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे ताकि हम इसके बारे में और चीज़ें डिटेल में जान पाए। हाँ हाँ बिल्कुल। सर, आपकी एक और मोडालिटी है रेकी हीलिंग, तो क्या ये भी आपकी जो आपकी प्रेडिक्शंस हैं इनमें भी हेल्प करती है? रेकी तो प्योरली डिवाइन प्रैक्टिस है जी। ये, एक तरह का हायर लेवल का आपका मेडिटेशन का लेवल है। जब आप मेडिटेट करते हो तो यू गेट कनेक्टेड विद द डिवाइन। और मेरा ऐसा मानना है कि आप ऑकल्ट की किसी भी फील्ड में हैं, बिना डिवाइन सपोर्ट के आप ऑकल्ट में नहीं आ कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल। वो जब तक डिविनिटी आपके साथ नहीं है तब तक आप ऑकल्ट में कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सिर्फ मैथमेटिक्स है, ये सिर्फ ज्योतिष है, या सिर्फ ऐसा है, सिर्फ ऐसा है, इन सब से ऊपर लेकिन सबसे पहले जो मैंडेटरी चीज़ है वो रेकी है। अच्छा। रेकी आपको डिवाइन से कनेक्ट करती है, आपका ऑरा चेंज करती है, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है। पहले जब हम लोग रेकी सिखाते हैं तो पहला 21 दिन जो होता है वो प्रैक्टिस करने का होता है। आप यकीन माने 21 दिनों में लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ओके। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। जब आप 21 दिनों में प्रैक्टिस करोगे तो आपके आसपास जितने भी बुरे लोग हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, सबसे पहले वो आपसे दूर हो जाएंगे अपने आप, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और जितने अच्छे लोग हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके वेल विशर हैं, चाहे उनसे पीछे किसी वजह से कोई झगड़ा हो गया, कोई लड़ाई हो गई, दूर हो गए, कई बार होता अच्छे दोस्त हमारे दूर हो जाते हैं, है ना, बट वो होते अच्छे हैं, हम भी उनको मिस करते हैं अपनी लाइफ में। सही बात। तो वो लोग अपने आप आपके साथ वापस से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। सो यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग ऑल द गुड इन योर लाइफ एंड यू स्टार्ट पुशिंग ऑल द थिंग्स बैड इन योर लाइफ। तो रेकी तो आपको 21 दिनों में ट्रांसफॉर्म करने की विद्या है। अगर आपको ज़िंदगी वाकई अपनी बदलनी है, फटाफट बदलनी है, तो रेकी ज़रूर सीखिए। अच्छा, एक आपने बात करी ऑरा की, तो जो ऑरा है इससे भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं? हाँ, आपको ये सारी चीज़ें अलग अलग लगती हैं।
ज्योतिष अलग है, वास्तु अलग है, रेकी अलग है, ऑरा अलग है, ये सब एक है। अच्छा। इनमें से कोई भी चीज़ एक दूसरे से अलग नहीं है। ऑरा क्या है? ऑरा में हमारे 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। अभी जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, आपके ऑरा में भी 7 कलर्स ही हैं, मेरे ऑरा में भी 7 कलर्स ही हैं, ठीक है। ये कलर्स कौन से हैं? ये कलर्स हमारे जितने 7 प्लैनेट्स हैं उन्हीं के कलर्स हैं। ओके। ग्रह 9 नहीं होते, ग्रह 7 होते हैं। राहु केतु को पूर्ण ग्रह नहीं माना जाता, ये छाया ग्रह हैं, ठीक है। तो जो ग्रहों की संज्ञा दी गई है वो 7 को दी गई है, राहु केतु को ग्रहों की संज्ञा नहीं दी गई है, ठीक है। आपने बचपन में स्कूल कॉलेज में किया होगा, वो एक प्रिज्म होता था जिसमें एक तरफ से सनलाइट आती थी और आगे दूसरी तरफ 7 रंग की रोशनी निकलती थी, है ना। या आपने बारिशों में रेनबो देखा होगा, इंद्रधनुष बनता है, उसमें भी 7 रंग होते हैं ना। वो 7 रंग कौन से हैं? वो 7 प्लैनेट्स के ही रंग हैं। तो आपके ऊपर कौन से प्लैनेट का कितना कैसा इम्पैक्ट है, इसकी रीडिंग के लिए एक तरीका है बर्थ चार्ट रीडिंग, दूसरा है ऑरा रीडिंग। तो अगर किसी का बर्थ चार्ट नहीं है तो ऑरा रीडिंग से भी आप उसके प्लैनेट्स की स्थिति जान सकते हो, लेकिन ये आसान नहीं है। इसके लिए बरसों बरस का रेकी की प्रैक्टिस आपको चाहिए। ऐसे हर एक को ऑरा नहीं दिखता, इसके लिए बहुत प्रयास, बहुत अभ्यास और बहुत समय साधना लगती है, तब जाके कहीं आपको ऑरा दिखता है। अच्छा। ठीक है। और वो स्टेज जब आ जाती है, जब आपको ऑरा दिखने लग जाता है, फिर आप सबसे पहले पता क्या करते हो? तमाशे बंद करते हो। ये जो ज्योतिष के नाम पे, वास्तु के नाम पे जो तमाशे हो रहे हैं ना, एग्जैक्टली। इनसे आप दूर हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है ये सब झूठ है, ये ड्रामेबाजी है, बेवकूफ़ बना के पैसा लूटने का तरीका है। ये मत करो। ज्योतिष में ये करना पाप है ना। तो आपका जब ऑरा प्योरीफाई हो जाता है ना, तो आप ये सब कर नहीं पाते। यू बिकम ए गुड सोल, एक अच्छी आत्मा बन जाते हो। जब अच्छी आत्मा बन जाते हो तो फिर आपसे ये होता नहीं। बिल्कुल सही। तो रेकी इज एक्चुअली एलिवेटिंग यू एज अ प्योर सोल। आप एक अच्छी आत्मा बन के लाइफ में ट्रांसफॉर्म होते हो। उसके बाद आपके साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा होता नहीं, और जो होता भी है तो वो आपके थोड़े बहुत तो कर्म है ही हैं। सही बात। वो इतना ही होगा जितना आप सह सको। हम ये नहीं कहते कि आपका मतलब सारा बैड टाइम किल हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, आप सिर्फ अच्छा होगा। आपके कर्म है, भुगतने तो पड़ेंगे ही ना कहीं। लेकिन भुगतने का भी एक तरीका होता है ना। मैं आपसे कहूँ आपने मेरे लाख रुपए ले रखे हैं, आप मेरे को अभी दो, तो आपको तकलीफ होगी अचानक से देने में, है ना। मैं आपसे कहूँ अच्छा चलो एक काम करो, 1000 रुपये हर महीने दे देना, तो आप कहोगे ये तो बहुत ही आसान है, ये तो मैं कर सकती हूँ, है ना। तो रेकी जब आप करते हो तो आप में वो जो लोन आपके ऊपर है उसको चुकाने के लिए आपको स्ट्रेंथ आ जाती है। आपके दुखों की EMI बन जाती है, आपकी परेशानियों की EMI बन जाती है, जो आप आराम से पे कर सकते हो। एक साथ मुसीबत आ जाएगी तो थोड़ा तकलीफ हो जाती है ना झेलने में इंसान को, तो वो एक साथ बर्डन आपके ऊपर नहीं आती। रेकी आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है। सर, अब इतनी चीज़ों के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन आपकी जो स्टडी है या आपकी जो मोडालिटीज़ हैं वो इतनी वास्ट हैं कि हम एक पॉडकास्ट में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो हम जैसे अभी हमने बात करी थी कि हम स्वर विज्ञान के लिए एक अलग से पॉडकास्ट बनाएंगे, तो आपकी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और भी सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में भी हम एक अलग तरीके से बात करेंगे आगे आने वाले पॉडकास्ट में। जी, तो ज़रूर। बहुत मज़ा आने वाला है सर इस जर्नी में। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मैं चाहूँगा आप लोगों के, आपके जो दर्शक हैं वो ज़रूर अपने कमेंट करें, वो किस बारे में ज़्यादा बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सो दैट हम उसके अकॉर्डिंग भी कुछ प्लान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताइएगा।